हेलो डियर, क्या हाल है आपका। ये अपनी इक्वेशन की पहली वीडियो होएगी। आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ों पर बात कर लेते हैं। नंबर वन, दिल्ली के अंदर दो मीटअप हुई थी। एक तो जो मैंने चैनल के ऊपर बताई थी, तो जो अपना टीयर 2 बैच है, इस बैच से भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर आए हुए थे। और दूसरी जो 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर उन लोगों ने इन्वाइट किया था, इसीलिए मैं दिल्ली गया था। फिर मैंने सोचा मैं दिल्ली गया हूँ तो एक बार मीटअप भी रख लेते हैं। और इसी कारण अपनी मंडे को आपको वीडियो नहीं मिल रही, लेट आ पाए वहाँ से। दिल्ली में डिस्टेंस थोड़ा सा है लेकिन जाम इतना लग जाता है, इसीलिए मैं वहाँ से इतनी दूर शांति में चंडीगढ़ रहता हूँ। तो सबसे पहले जो अपने बैच के स्टूडेंट आए थे, जो अपना इवन कोचिंग सेंटर की तरफ से मीटिंग, या फिर भाई मैं और अमन वशिष्ठ सर आए थे जो मीटअप था, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सामने कैमरा है, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि कैमरे के उस तरफ आप हो। सिर्फ निर्जीव चीज़ को मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब डायरेक्टली हम देखते हैं कि भाई काम का कितना असर पड़ रहा है, हाँ वाकई में स्टूडेंट की लाइफ में एनफ चेंज आ रहा है, तो मेहनत करने में मज़ा आता है। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अर्निंग भी हो रही है, लेकिन सिर्फ अर्निंग आपको कब तक मोटिवेट करेगी, खुशी उतनी नहीं देगी। जब सामने से एक पर्सन बोलेगा कि सर इतना चेंज आया है आपसे, तो दिल खुश होता है और अपने आप में मीनिंगफुल फील होता है। मीनिंगलेस फील नहीं होता, मीनिंगफुल फील होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका बढ़िया इम्पैक्ट है। मैं अगर नहीं मीटअप में मिलूंगा तो भी मुझे पता है बढ़िया इम्पैक्ट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब क्या है, सामने से एक लाइव प्रूफ दिखता है, चीज़ें रिकन्फर्म होती हैं और अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो अपनी बातें पहुंचाते हो, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने बातें पहुंचाई, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं। हो सकता है आपको ना पता हो, वो मेरे लिए बहुत महत्व रखती हैं। ठीक है, तो कोई भी बात हो तो आप मान लो क्लास देख रहे हो 2 घंटे की, 1 घंटे की, तो अभी अपना जो ग्रुप है उसके अंदर भी बता दिया करो कि हाँ आज की क्लास मैंने पढ़ी, अच्छा लगा है। मेरी तरफ से 1.5 घंटे का लेक्चर, आपकी तरफ से एक सेंटेंस भी अगर आप वहाँ पर लिखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा झूठ बोल दिया करो, जैसी भी लगी वैसे बता दिया करो, अपनी बात पहुँचा दिया करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने रिस्पेक्ट, इतने प्यार के लिए। एंड नेक्स्ट, अब मुझे काम की बात बताओ, रोज़ काम कर रहे हो कि नहीं? टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। कभी कभी हमें पता नहीं लगता है टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, जब तक वो पास ना हुआ हो, जब तक वो बीत ना गया हो, है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। और एक आधे दिन अगर मान लो थोड़ा मोटा स्टडी रूटीन ऊपर नीचे भी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं रहना, उसको तुरंत संभाल लो। सब गिरते हैं, लेकिन बंदा काम का वो है जो उठ जाता है, बार बार गिर के फिर उठ जाता है, जो जल्दी उठ जाता है। ये नहीं गिर गए 1 घंटे तक रोता रहा, पड़ा पड़ा फिर उठा, नहीं। जो जल्दी समझ जाता है कि अच्छा गिर गए, चलो कोई नहीं यार, उठ जाते हैं, थोड़ा सा रूटीन टूट गया, कोई नहीं यार, उठ जाते हैं। और ये नहीं है कि फिर गिरते ही रहना है, चल कम रहे हैं, गिर ज़्यादा रहे हैं, रूटीन को बार बार तोड़ रहे हैं, ऐसे बोल दिया। तो रोज़ काम कर रहे हो कि नहीं, स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बतानी है क्या, कि स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और 100% रिजिड स्टडी प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेस कर लेना। ठीक है, स्टडी प्लान में मैंने बताया था। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। इक्वेशन जो है, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा आपके, या दो आ जाए उसका दिल किया तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं एक दिन में ख़त्म कर दूँ, यानी कि 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ। सारे बेसिक्स भी, प्रैक्टिस भी, सब कुछ मैं 2 वीडियो के अंदर समअप कर दूँ। छोटा टॉपिक है, किया जा सकता है। ठीक है, और एज यूजुअल मैं बेसिक्स को एक मॉडरेट सी स्पीड पर बताऊँगा, ना तेज़ ना मंदा। किसी को आते हैं तो स्किप मत करना, स्पीड बढ़ा कर देख लेना, किसी को नहीं आते तो नॉर्मल स्पीड पर देख लेना। मैं तसल्ली से बताऊँगा। मेरे ख्याल जनरली आप मुझे बिल्कुल बेसिक स्पीड पर तो कोई नहीं देखता होगा, 1.25 या वैसे देखता होगा, क्योंकि मैं तसल्ली से बताना चाह रहा हूँ चीज़ें, ताकि सारे बंदे कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं भाई। पेन नोटबुक ले आओ, अब तक पेन नोटबुक नहीं लाए हो तो एक बार इक्वेशन के बेसिक टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ, क्या क्या इनका मतलब है, मोटा मोटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। कि एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कोई भी चीज़ जब उसको इक्वेट ना किया गया हो, ये एक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो इस टाइप से। कोई भी कैसे बटे में कुछ भी आप मान लो, ये एक एक्सप्रेशन है। जब इसको हम इक्वेट कर देंगे, चाहे आप इज इक्वल टू 0 लगा दो या इज इक्वल टू 5 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई?
ये इक्वेशन बन गई। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर फर्क समझ में आ गया। ये सिंपली ऐसे ग्रुप है, किसी चीज़ से इक्वेट नहीं किया गया। ओके जी। देन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? जो अपनी इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो यूज़ होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है। देन टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको रटनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आधी बार ज़रूरत पड़ जाती है, एक आधी बार इनकी ज़रूरत होती है डेफिनेशन की, फिर वहाँ पर आप ना फंसो, कंप्लीट चीज़ आपको दी जाए। जैसे मान लो अपनी एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। ये पहले वाला टर्म हो गया, ये सेकेंड वाला, ये तीसरे वाला। एक तो टर्म हो गया एक्स स्क्वायर वाला, 2x वाला टर्म, तो ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है। देन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 2, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही मान लो एक इक्वेशन हो गई -3x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी। तो और इनकी हिंदी में व्यंजक और समीकरण भी मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो साइन भी साथ में आता है। कोफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर का? -3। ओके। अब मोनोमियल, मोनोमियल होता है जिसके अंदर एक टर्म हो, एक पद हो। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 हो। ठीक है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 हो। पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 से ज़्यादा हो। ये इतना खास अपने एसएससी के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डरना मत। ये सुनकर कुछ बंदे डर भी गए होंगे, ट्राइनोमियल ऐसे डरना नहीं है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बता दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? घात क्या होती है? कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इस इक्वेशन की डिग्री है 2, इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 2। यहाँ पर x की पावर 1 भी मौजूद है, हमें सबसे बड़ी देखनी है। मान लो ऐसे हो x³ प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिग्री है 3, थर्ड डिग्री की इक्वेशन है, या इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। ठीक है। देन लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है, हिंदी में इसको रैखिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि 3x इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1। जिसकी डिग्री 2 है इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 है इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्विंटिक बोलेंगे शायद, या बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे उसको। ठीक है। जिसकी डिग्री 5 हो क्विंटिक उसको बोल देंगे। तो 3 तक याद रखो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है और एक वेरिएबल में है। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है। वेरिएबल बताए थे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है। तो 1 2 3 इतने वेरिएबल्स में हो सकती हैं, होने को 4 5 50 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। अपने एग्जाम में 3 तक इज एनफ। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, द्विघात। ठीक है। तो एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है बताएंगे जरा? ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये रही। यहां पर सिर्फ और सिर्फ x है। वेरिएबल कितने हैं सर? 1। डिग्री कितनी है सर? 2। तो डिग्री है 2 यानी कि क्वाड्रेटिक हो गई, और एक वेरिएबल में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर 2 वेरिएबल वाली, वो आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सर्कल की इक्वेशन होती हैं, आजकल जिसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2hy, इस तरीके से प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो 2 वेरिएबल होंगे x और y, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अभी उसको नहीं करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। ठीक है। देन आगे क्यूबिक हो सकती है, क्वार्टिक, हाँ ये क्वार्टिक हो गई, 4 वेरिएबल वाली क्वार्टिक बोल लो या बाई क्वाड्रेटिक बोल लो, क्वाड्रेटिक का डबल है, क्विंटिक बोल लो है। अपनी क्यूबिक तक एनफ है। तो टर्म समझ गए, शब्दावली समझ गए। देन नेक्स्ट
तो हमें कई तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कई वेरिएबल्स में हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकती हैं एक वेरिएबल में, जैसे 3x = 6। लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1, तो एक वेरिएबल में होएगी तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। हाँ जी सर। अब उसके बाद आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर होएगी तो मैं एक बार यहाँ पर देख लो इसको। एक इक्वेशन आपके लिए सेट कर दूं। तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन आए, एक वेरिएबल में आए कि भाई 13y = -52, तो y = -4, इसीलिए आप कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी सीखने लायक जो चीज़ स्टार्ट होती है इसके अंदर, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आप 7वीं 8वीं के अंदर सीखते हो। यहाँ पर अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है। या तो y का कोफिशिएंट सेम कर दो, घटा दो एक दूसरे से, या x का कोफिशिएंट सेम कर दो, घटा दो एक दूसरे से। तो ये हम एक स्टेप के अंदर कर सकते हैं। आपको जो करना है वो करो। मान लो मैं y के कोफिशिएंट को 3 गुना कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि मैं नीचे वाले को 3 गुना कर रहा हूँ और ऊपर वाले को घटा रहा हूँ। ठीक है। तो 3 चौके 12 में से 2 गए 10x, 3y - 3y खत्म। y को तो खत्म ही करना था। y का कोफिशिएंट हमने सेम क्यों किया था? ताकि इसको खत्म कर पाए। 33 - 13 20, देयरफॉर x = 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो कहीं पर भी x की वैल्यू 2 रखो। 2 2 जा 4, 4, 13 में से 4 गए 9, यानी कि ये 9 है। तो 3 × 3 9 होएगा, यानी कि y की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है जी? जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये सिखा नहीं रहा। ईयर 1 क्लियर करके आओ, ये ऑफ कोर्स आपको आता है। ठीक है। चलिए अब अगली चीज देखते हैं। लीनियर इक्वेशन तीसरी हो सकती है 3 वेरिएबल के अंदर। तो अभी मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, बिकॉज उसके आंसर जो हैं वो फिर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, हम क्वेश्चन वहां पर करेंगे। तो मेनली यही है। आप मोटा मोटा एक चीज समझो, मेनली क्या है कि कोफिशिएंट सेम करके किसी वेरिएबल को खत्म करना होता है। यहाँ पर हमने इसको 3 गुना किया तो ये 3y हो गया। हम या तो घटा करेंगे या जमा करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और y को खत्म कर दिया, सिर्फ x आ गया। एक बार जब ये सिंगल वेरिएबल के अंदर हो गई तो उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमें पता लग रही है। तो ऐसे ही जब 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होएंगी तो सबसे पहले एक वेरिएबल को खत्म करेंगे इसी तरीके से, फिर एक और वेरिएबल को खत्म करेंगे। पहले 3 वेरिएबल में है, फिर 2 में लाएंगे, फिर 1 में लाएंगे, 1 में लाते ही वो सोल्व हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मैं आपको समझाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए 10 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन कैसे बन सकती है आपने देख लिया, बहुत ही ईजी है। तो 3x + 12, देखो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट फिर भी आपने करने हैं। ठीक है, स्किप नहीं करने। मेरे को ज़्यादा स्पीड पर देख लो बट स्किप मत करना कुछ भी। ये नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ सिखाऊंगा। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में आपको नया सीखने को ना मिले, बट एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सीखने को मिलेगा, वहां पर मिल जाता है। स्किप मत करो। 3x + 12 + 4x - 20 बटे में क्या होगा, 4 × 12, 12 को मैं ऊपर लेकर चला गया तो दैट विल बी 132। ठीक है। 4x + 3x दैट इज 7x, 7x = माइनस का 20 प्लस का 12, तो इन दोनों से माइनस का 8, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। x = 20, दैट्स इट। आंसर इज ऑप्शन बी। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यूज ऑप्शंस। सिंपल है, लेकिन वो हमेशा ऑप्शन यूज करने का ऑप्शन नहीं देता। क्या पता वो सम ऑफ डिजिट पूछ लेता है x का, या क्या ही पूछ लेता। बट अगर उसने डायरेक्टली x की वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन यूज कर लेते। 12 पुट करते हैं तो 12 और 4 16/4, 4, 12 - 5 7, 7/3 फ्रैक्शन में नहीं करेंगे चेक। 20, 20 और 4 24/4, 6, 15/3, 5, 6 और 5 11, टिक। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं अपने नाम का लोगो लगाना भूल गया, तो ये लो भाई।
देखो, तो सबसे इजी क्वेश्चन इक्वेशंस के अंदर क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सबसे इजी जो अपने एग्जाम के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकता है। तो ये करेंगे, आप कर करके आगे बढ़ते जाओगे मुझे देख देख के। तो इनको हम करेंगे कैसे, कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, तो y या x में से किसी भी एक का वेरिएबल 0 करना है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप हमेशा x का करोगे हमेशा y का करोगे, तो थोड़ा सा रुक के ये भी देख लिया करो कि किसका ख़त्म करना ईजी रहेगा, कौन से वेरिएबल को। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर -y है। अगर मैं x को ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ पर 3 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 गुना। मैं नहीं चाहता इतना झंझट, ठीक। मैं यहाँ पर 2 गुना करूँगा इस इक्वेशन को और जोड़ दूंगा, तो y वाला अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले ही देख लिया, तो अब मुझे y वाले की टेंशन लेनी है नहीं, उसको ख़त्म करने का जुगाड़ तो मैं कर चुका हूँ। तो 2 दूनी 4 और 3 7x इज इक्वल टू वाई का ख़त्म हो चुका भाई साहब। 2 5 10 में से 3 गए 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। और अगर एक बार आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो कहीं पर भी पुट कर दो। मैं पसंद करता हूँ प्लस वाले में पुट करने में, कम से कम टेंशन चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये 3 जब उधर जाएगा तो -3 होएगा, तो 2y इज इक्वल टू -6, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। उसने क्या पूछा है, 3x यानी कि 3 प्लस y यानी कि -3, दैट इज 0। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ अगला। और हमेशा जो चीज़ आती है उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती कि आती है। इसको प्रैक्टिस नामक एक चीज़ है इस धरती पे, पता है आपको? एक चीज़ है प्रैक्टिस, जो आती हुई चीज़ों की भी की जाती है, जो हमें ज़्यादा एक्सपर्ट बनाती है। तो जो चीज़ें आती हैं वो भी करते रहो। और हाँ, एक और बात, वहाँ पर मीटअप में कई बच्चे क्या थे, उनके 50 में से मान लो मैथ के अंदर 45 नंबर आ रहे थे, उनको सब कुछ आता है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये जो 5 नंबर हैं ये कुछ नया करने से आएंगे, या हमारा कुछ पोर्शन छूट गया इसलिए शायद ये 5 नंबर नहीं आ रहे, कभी 46 आ रहे हैं। तो एक तो नंबर 1 बात ये कि आपके एक मॉक टेस्ट के अंदर 45 आ रहे हैं, तो किसी और के अंदर 44, किसी और के अंदर 46 ऐसे आ सकते हैं, नंबर घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मॉक पर भी डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी तैयारी इंप्रूव हो रही हो, मॉक डिफिकल्ट आप लगा रहे हो तो नंबर घट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड नंबर 2, अगर आप 50 में से 45 पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो काम कर रहा है। तो 45 इज नॉट ए बैड स्कोर, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कर रहा है, उसे ही करते रहिए। हाँ, प्रॉब्लम एक ये है कि मान लो आपके 50 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो क्वेश्चन 25 ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं, इसमें से आप 20 को कर पाए, तो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके 50 में से 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 30 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे उनको छांटना ईजी हो जाएगा, उनको छांटना ईजी हो जाएगा, तो आपकी इंप्रूवमेंट थोड़ी सी जल्दी होएगी। लेकिन अब 50 में से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे वो क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, वो तो मॉक में दिख ही जाएंगे। मैं कहने का ये मतलब है कि जो 5 नंबर नहीं आ रहे वो किस वजह से नहीं आ रहे, कौन सा पोर्शन वीक है, वो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होएगा। तो यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगी। और ये इंप्रूवमेंट होएगी कैसे? इंप्रूवमेंट होएगी कमी को दूर करने से। और कमी कैसे दूर होएगी? कमी को दूर करने का एक मात्र तरीका है कि कमी को पहले पहचानना, पहला स्टेप कमी को पहचानना, दूसरा स्टेप उसको दूर करना। पहचानने के भी कुछ तरीके हैं, दूर करने के भी कुछ तरीके हैं। तो ये तरीके एक 20-21 मिनट की वीडियो है, ठीक है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, वो देख लो। उससे बेटर वीडियो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है कोई, ठीक है। वो देख लो, उसको अप्लाई करो और वेट करो, धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, एकदम से इंक्रीज नहीं होंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, ठीक है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो टाइम लेती हैं बनने में, जो बनने लायक चीज़ें, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें आप HW कर लेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं करूं, इतना HW आपको दे सकता हूं। अब ये देखो,
अब जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर, ये आप सारे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो इसीलिए SW दिया है और इसे आप अभी कभी करेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को वो कैसे कैसे दे सकता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ये अपने 7वीं 8वीं इक्वेशन है NCERT के, ठीक है, वो ऐसे भी दे सकता है, बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मन ही मन में, एक तो नंबर 1 अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आया तो हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे, क्या ही दिक्कत है, 1 और 1 यूज़ करो। अब 1 और 1 यूज़ कर सकते हो सर, नहीं कर सकते, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब A और B को इक्वल तो पुट कर ही नहीं सकते, खत्म भाई। अब मैं 1 - 2 वाला यूज़ नहीं करूँगा, मैं पहले 2 - 1 वाला यूज़ करूँगा, शरीफ इंसान हूँ मैं। वो नेगेटिव में पहले ये चेक कर लेंगे, अगर ये आंसर हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये वाला खत्म, 2 तो एलिमिनेट हो चुके हैं, चेक एक ही करना है फिर भी। तो 2 × 2 = 4 + 1 5, ये मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, 5/5 1, 2 - 1 1, 1 + 3 = 4, सेटिस्फाई कर गई ये इक्वेशन। अगली देखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 - 1 1, 3, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर? अदरवाइज हम कैसे करेंगे, आपने स्कूल में भी सीखा होगा कि मन ही मन में 1/2a + b, इसको आप कुछ भी मान लो, x मान लो, और 1/a - b को y मान लो। इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन ही मन में मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3y = 4, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा +y = 3। उसके बाद आप x और y को सोल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसीलिए सोल्व करेंगे, करें मन ही मन, यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर मान लो मैं ऊपर वाली को डबल कर रहा हूँ और नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x का तो काम खत्म हो जाएगा, डबल करके इसको घटाऊंगा तो 2 3 6 में से 1 गए, 5y = 2 चक्के 8 में से 3 गए 5, देयरफॉर y = 1। अगर y 1 है तो a - b क्या होएगा, 1/y, तो a - b हो गया 1, y का रेसिप्रोकल है, तो y 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, y की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, तो 3 × 1 3, 4 में से 3 गए 1, तो x = 1/5। अगर x की वैल्यू 1/5 आ रही है तो 1/2a + b, तो 2a + b 1/x होएगा, x का रेसिप्रोकल, तो 2a + b की वैल्यू क्या होगी, 2a + b की वैल्यू होगी 5। अब एक बार फिर से लीनियर इक्वेशन सोल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो 3a = 6, a = 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई, 2 में से क्या घटाऊं कि एक आए, b = 1, ठीक है। सर ये तो हमेशा ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है ना, आपसे a और b अलग अलग पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ a⁻b, या व्हाट इज़ a⁻a + b, कुछ भी पूछ लेगा, बटे में b⁻a, तो वो अगर वो चाहता है कि आप ऑप्शन ना यूज़ करें तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे, सिंपल बात है। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर आंसर विल बी 2 and 1। अब ये देखो, तो लीनियर इक्वेशन आप सोल्व कर लोगे, यहाँ पर सीखने को है क्या, सीखने को यही है कि वो कैसे कैसे पूछ सकता है, अगर वो पूछेगा तो इसको एज ए HW दे दूं, क्योंकि छोटा चैप्टर है, जल्दी कर पाएंगे हम सारा अच्छे से रिवाइज, इसको आप खुद करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देख लेंगे। ये देखो, अगर ऐसे दे दिया तो क्या करोगे, ऐसे दे दिया, सबसे पहले तो आपको पढ़ने में दिक्कत होएगी, ये भाई साइज जो है मेरे को करवाना पड़ेगा बोल के, बताओ। आज मेरी आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही है, अगर आपको लग रहा है तो, पता नहीं, नींद में सोया भी हूँ फिर भी रह गई, 2 दिन लगे, मतलब एक दिन दिल्ली गए हैं, एक दिन आए, 2 दिन की नींद खराब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ एक्स वाई से। इसने एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पूछा, एक्स प्लस वाई पूछा है, तो हम ऑप्शन भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर आएगा 2y, यहाँ पर आएगा +3x = 9। या फिर आप ऐसे मान लो कि सर हमने एलसीएम ले लिया और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बात एक ही है, ऐसे ही मान लो
एक्स वाई से मल्टीप्लाई मान लो, एलसीएम लिया मान लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y + 9x = 21। एंड उसके बाद डेफिनेटली आप आगे कर लेंगे। तो फिर से HW, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, जो चीज़ें बहुत ही ईजी हैं ये आप सोल्व करने के लायक हैं अगर प्री क्लियर किया है तो, नहीं तो HW में देख लोगे एनोटेशन में। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, या तो ये 2017 टियर 2 में पूछा गया था, मैंने पिछली बार एनोटेशन अपने रख लिए थे कि नहीं, हाँ रख लिए, मेरे को अभी डर लगा कि यार एनोटेशन नहीं रखे। या तो ये 2017 टियर 2 में आया है, या फिर ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक थोड़ा फिक्स सा पैटर्न है ना, 65x 33y 33x 65y। एक बार सोचो क्या करोगे, सोल्व करने को आप कर सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 65 से मल्टीप्लाई करूँ, हो जाएगा, बट वो हेल्दी वे नहीं है, बढ़िया वे नहीं है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो 65x + 33x ये क्या हो जाएगा, 98x 33y 65y तो -98y = कितना हो गया, 98। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x - y = 1। तो कभी कभी ऐसी इक्वेशन भी हैं कि उनको आप ऐसे सोल्व करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली घटा दूं, ये तो है दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, ये है उन दोनों का डिफरेंस घटाने पर क्या आ रहा है, देखो 65x - 33 हो जाएगा 32x। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का 32y = इसमें से उसको घटाया तो इट विल बी 96। अगर मैं 32 कॉमन ले लूँ, 32 से कम 32, 32 से कम 32, 32 थी 96, तो x + y = 3। फिर से आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी 4, देयरफॉर x विल बी = 2। अगर x 2 है तो इसको कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर y विल बी = 1, तो x × y = 2। तो लीनियर इक्वेशन को डायरेक्टली सोल्व करने में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो अलग अलग जिन जिन तरीकों से पूछ सकता है, अब तक उसने जिन जिन तरीकों से पूछे हैं कभी कभी, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अदरवाइज ये इक्वेशन फ्रीक्वेंट नहीं है, इस टाइप के इक्वेशन फ्रीक्वेंट नहीं है। लीनियर इक्वेशन की नॉलेज यूज होती है नॉर्मल इक्वेशंस को सोल्व करते हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पूछे थे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल 2017 में। ठीक है, एक बार जब डिफिकल्ट एग्जाम आया था। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के कई कई तरीके आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। कई जो मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, मतलब मैथ्स था मेरे पास, कंप्यूटर साइंस थी, BSc कंप्यूटर साइंस थी, मैथ्स था, फिजिक्स थी, कंप्यूटर था, बट वो तरीके हमारे लिए सही नहीं हैं। उनसे छोटे छोटे तरीके हैं अपने पास। तो फालतू में ऐसी चीज़ों में मत फंस जाना कि बड़े बड़े रूल बता दें, एक बड़े से थ्योरम का नाम बता दिया कि अब ये थ्योरम करना पड़ेगा, SSC ने ये चीज़ पूछ ली है। कई लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर किसी दिन वाकई में पड़ी तो मैं भी बता दूंगा कि भाई अब पड़ गई है जरूर, अब तक तो नहीं है और पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ी है SSC के अंदर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। देखो अब, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 3 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन हो, तो देखो अगर एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल के अंदर है, तो हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। सिर्फ x है तो हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ी। अगर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर है, x और y, तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सोल्व करने के लिए। ऐसे ही अगर इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर है तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें मैथमेटिकली 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक आधे इक्वेशन आते हैं जिनमें 3 वेरिएबल हैं फिर भी 2 इक्वेशन दे देंगे, वो स्पेशल केसेस होते हैं, वो जानबूझ के बनाए गए इक्वेशंस होते हैं।
एक आधी बार एग्जामिनर भी वो देता है, मैं आपको करवाऊंगा। अदरवाइज 3 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन चाहिए तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली वो पूछेगा कि भाई एक्स वाई जेड के मान बता दो, उनकी वैल्यू बता दो, ऐसे डायरेक्टली वो पूछ लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। वो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 है, तो पुट करके देखो, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 5 15, ये तो 15 है, ये 15 से बड़ा है, ये तो नहीं होएगा। 2 2 1 पुट करके देखो, सब में पुट करके देखो, 2 2 1 2 2 1 5, इसको सेटिस्फाई कर रही है ये, है ना। 2 1 1, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। वैसे मैं डी को चेक करूंगा ही नहीं, ठीक है, पर कट गया तो कट गया, ठीक है। पहले इसको सारे में चेक करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 6 और 5 15, सेटिस्फाई कर गया। अगले को भी कर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, अगर वो डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ ले तो हम ऑप्शन से ही यूज कर लेंगे, तो हम सोल्व करेंगे ही नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, वो ऐसे भी पूछ सकता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान, तो क्या करोगे, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें सोल्व करने भी आनी चाहिए, और सोल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। पता नहीं कई बार आपको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैट्रिक्स वगैरह, इनको सोल्व करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान आसान तरीके तो हैं, हाँ थोड़े से ज़्यादा स्टेप लिखने पड़ते हैं, तो वो लिखने पड़ेंगे। कैसे, देखो, रटना नहीं है, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्या, जब अपने पास 2 वेरिएबल थे, कुछ भी इनको मान लो, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने एक वेरिएबल को सेम करके उसको काटा था, डबल करके, मान लो आपने 2y y को खत्म किया। तो यही काम यहां पर करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके उसको खत्म करूंगा। कैसे, देखो, और वो भी हम दिमाग लगा कर करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को आप पकड़ सकते हो, एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं पकड़ूंगा, इसको और इसको, मेरे को जिसमें आसानी रहेगी मैं उसमें पकड़ूंगा। यहाँ पर y की वैल्यू है -y, y की जगह पर है -y, यहाँ पर है +3y, तो मैं इसको 3 गुना करूंगा और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। इस इक्वेशन को 3 गुना करूंगा तो ये -3y है, ये +3y, मेरे को ऐसे ऐड करने में ईजी लगता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कई बार साइन भूलने की चांसेस हैं, सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। मुझे जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखता है और ठीक ठाक मामला दिखता है तो मैं ये काम करता हूँ। तो पहले तो मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, उसके बाद मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो y खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, देखो, इसको 3 गुना करके इसमें ऐड कर रहा हूं। ये देखना कि मैं लिखूंगा कितना, 3 3 9x, 9 और 2 11x, y तो खत्म ही है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, -3y +3y, ये कट गया। भाई तुमने 3 से गुणा क्यों किया था, y को खत्म करने के लिए। अब बार बार उसको सोल्व क्यों कर रहे हो, जब एक बार जुगाड़ उसका बैठा दिया है तो उसको बार बार क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को। 3z 3 और 5 8z = 3 गुना, कई बंदे वहां पर 3 गुना करना भूल जाते हैं, वो भी गलत है। 15 और 15 30। सबसे पहले मैंने ये लिखा, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई कौन कौन सी 2 इक्वेशन के जोड़े बनाओ। किन्हीं भी 2 के बना सकते हो, इन 2 का जोड़ा बनाओगे एक इक्वेशन आएगी, इन 2 का जोड़ा बनाओगे एक इक्वेशन आएगी, इन 2 का बनाओगे एक इक्वेशन आएगी। तो क्या सर 3 इक्वेशन निकालनी है, आप बताओ। 2 वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशन चाहिए, कितनी से काम चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, 2 ही निकालो, कोई भी 2, ठीक है। अब मैं इनको करूंगा, मेरे को ये भी ईजी लगी, देखो, अच्छा ये मैं कर चुका हूं, तो अब मैं इनको करूंगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो -y से +y कट जाएगा, ठीक है सर। तो x + 3x 4x, z + z 2z = 10। कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 इक्वेशन को पकड़ा, एक वेरिएबल गायब कर दिया, एग्जैक्टली वही वेरिएबल गायब किया, बाकी की 2 इक्वेशन को पकड़ा। अब यहां पर आपने y को गायब किया, y को खत्म किया है, तो यहां पर z को खत्म करके मत ले आना, ठीक है, फिर बात ही नहीं बनेगी। उन्हीं 2 वेरिएबल को रखना है। अब एक बार और सोल्व करना पड़ेगा, सीधा आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। देखो अब तक 2 ही चीजें लिखी हैं, बाकी सारा गेम माइंड में चल रहा है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूं, अब मैं इसको 4 गुना कर रहा हूं। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको 4 गुना करके ऊपर वाले से घटाऊं या नीचे वाले से घटाऊं, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं
कि देखो 4 चौके 16, 16 में से 11, ऐसे बड़े वाले में से मैं छोटे वाला घटाता हूँ। मेरी आदत मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे करना अच्छा लगता है। नेगेटिव में मैं कमी डील करता हूँ। 4 चौके 16 में से 11 गए 5x, जेड तो खत्म हो ही जाएगा, इज इक्वल टू 4 दाई 40 में से 30 गए 10, तो x इज इक्वल टू 2। अब आपके पास एक वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी। कहीं पर भी पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी सर, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट किया तो 4 दूनी 8, 10 है टोटल, तो यहाँ पर 2 होएगा, 8 और 2 10, तो 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। हाँ जी सर, z की वैल्यू आ गई। अब x और z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जो आपको ईजी लग रही है। मेरे को तो ये ईजी लग रही है। तो x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई, 2 2 1। मेरे को नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जिसके अंदर ऐसे डायरेक्टली गिवन होगा तो हम वहीं से यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हमें ये आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पर मैंने कितना लिख रखा है? अगर हम दिमाग में ठीक ठाक थोड़ा सा भी सोच लेते हैं तो कुछ खास नहीं लिख रखा ना, इतना ही लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आप भी इतना ही लिखो। देखो एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डिसीजन लूँगा कि कौन से वेरिएबल को ख़त्म करूँ, कौन सा इजी रहेगा। तो x को ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म कर देते हैं? अब देखो यहाँ पर ये z है, ये माइनस का 5 है। हो सकता है आपको लगे इसको 5 गुना करके ऐड कर दूँ, कैसे भी कर लो उत्तर ठीक आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा ये भी नहीं है कि माइनस वाले में ही जोड़ना ज़रूरी है। मैंने x को क्यों डिसाइड किया? देखो यहाँ पर x मेरे को सिंगल मिल गया। हाँ जी सर, तो यहाँ पर 3x है, इसको 3 गुना करूँगा काट सकता हूँ। यहाँ पर 2x है, इसको 2 गुना करूँगा काट सकता हूँ। या फिर y को ख़त्म कर लेते इसकी मदद से। पहले इसका जोड़ा बनाओगे इसके साथ और फिर इसका जोड़ा बना दो इसके साथ, 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो 3-4 सेकंड लगा सकते हैं हम ये डिसाइड करने में कहाँ से इजी रहेगा काम। चलिए इसी करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 3 गुना कर रहा हूँ, तो 3 गुना करूँगा तो देखो 3y माइनस 2y, मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। इसको 3 गुना करके इसको घटा रहा हूँ, तो x का तो काम खत्म हो ही चुका है। 3y माइनस 2y, y 3 3 9, 9z माइनस z 8z, 3 इंटू 17 51 माइनस 29, 51 में से घटा रहे हैं, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 2 गए 2, खत्म बात। हाँ जी, अब इसका और इसका काम करते हैं। अब मैं उसको 2 गुना कर रहा हूँ जी, अब मैं इसको 2 गुना कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं उसको घटा दूंगा, इसमें से। ठीक है, उसको 2 गुना करके मैं इसमें से घटा दूंगा। x का तो काम खत्म हो गया, 2x माइनस 2x। हाँ जी सर, 3y माइनस 2y दैट विल बी y। ठीक है, माइनस का 5z और 2 3 6, माइनस का 6z, मतलब घटाना है 6z, माइनस 5z माइनस 6z माइनस 11z इज इक्वल टू 18 माइनस 17 3 51, 51 में से 18 घटाना है, एक हिसाब से 18 में से 51 घटाना है। अच्छा 2 गुना किया है, 34 घटाना है। सॉरी, देखो ऐसे गलतियां होती हैं, ऐसे होती हैं गलतियां। तो माइनस का 16। अब मैं सिंपली ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा ही देता हूँ क्योंकि y और y सेम है। तो y माइनस वाई खत्म, माइनस माइनस प्लस, 8 और 11 19 का z, 22 माइनस माइनस 16 38। ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाई है, 19 दूनी 38। तो बताओ कितना लिखा? क्लियर है? तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल चीज़ याद करने की ज़रूरत है? डिटर्मिनेंट वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह सोल्व करने हैं जो 11वीं 12वीं में आए थे, क्योंकि वो मेथड कई बार यूट्यूब पर बता दिए जाते हैं टीचर्स द्वारा। नहीं है, कोई भी अलग से रूल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कई बार 2017 के अंदर ये एक आधे फ्रैक्शन में आ गए थे इनके कोफिशिएंट, तो वो भी मैंने बैच के अंदर करवा रखे हैं। जो अपना फाउंडेशन बैच है वो भी ऐसे ही करवा रखे हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। उसमें बस कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है सर। उसकी कैलकुलेशन से बचने का इलाज नहीं है। एक इलाज है, रट के चले जाओ उस क्वेश्चन को, फिर अगर रकम बदली फिर मार खा जाओ। तो कई चीज़ें मैं आपको ऑनेस्टली क्यों बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये झूठ बोल दूँ कि
मेरे जितनी प्रैक्टिस कर लो, मेरे को तो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, इसमें मेरे को दिख तो रहा है आंसर 46 है, दिख तो रहा है। आपकी ही प्रैक्टिस वीक है तो आपको अपने ऊपर शक हो जाएगा। तो भाई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाकई में टाइम लेते हैं, ठीक है, सबका लेंगे। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा उसमें से, बस इतना है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 अब पुट करें, तो z की वैल्यू 2 अगर मैं पुट कर दूं तो 8 दूनी 16, तो 16 और 6 22, तो y की वैल्यू आ गई जी 6। ओके जी, y इज इक्वल टू 6 वहीं पर पुट कर देता हूँ, ये सबसे ईजी दिख रही है। तो z इज इक्वल टू 2, तो z 2 है, तो 2 3 6, y इज इक्वल टू 6, तो 6 और 6 12, 12 में क्या जोड़ोगे 17 है 5, तो x इज इक्वल टू 5। और वो क्या बोल रहा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दो दो के गुणा करी है, तो एक बार इन दोनों की गुणा 6 5 30, प्लस एक बार इन दोनों की गुणा 6 दूनी 12, एक बार इन दोनों की गुणा 5 दूनी 10, तो 52 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है। अब 52 है, मैं तो इसको पहले सोल्व करके आया नहीं है, जैसे जनरली मैं नज़र मारता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। अब इन क्वेश्चन को मैं क्या सोल्व करता है, इनमें कुछ मतलब कोर्स किए जा सकते हैं। तो 52 है, अब मुझे पता चल गया 52 है, अगर मैं पहले सोल्व करके लाऊं 52 मुझे पता चल गया, तो मैं आपको बोल दूं मेरे को तो दिख रहा है 52 है, या कोई कमजोरी पकड़ लो क्वेश्चन की जिससे 52 की तरफ इशारा होता हो। क्वेश्चन की कोई कमजोरी पकड़ में आ जाए कि ये 52 की तरफ इशारा कर रही है, और मैं आपको बोलूँ देखो दिख तो रहा है, क्या एग्जाम के उस प्रेशर में उसको देख पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो हम सीखेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, कई चीज़ें तेज़ करी जा सकती हैं उनको हम तेज़ करेंगे, एक आधी चीज़ें हैं बहुत कम हैं जो तेज़ नहीं करी जा सकती, तो अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं मारेंगे कि ये तो हो जानी चाहिए थी, नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, सोल्व करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए, ये आप खुद करेंगे HW। उसके बाद ABC की वैल्यू निकलेगी, वो आप नीचे इनके अंदर पुट करके निकाल लें। आप अभी सोल्व करोगे इस HW को, ठीक है, और एनोटेशन में देखोगे, नहीं अगर आपको मिला तो बोर्ड की PPT में देखोगे। ये 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, ये बताओ 3 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन हैं, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 3 वेरिएबल की इक्वेशन अगर हमें सोल्व करनी है तो 3 इक्वेशन चाहिए, अगर वैल्यू निकालनी है तो कैन नॉट से आना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल केस होगा। इसका मतलब उसने इक्वेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन करके दिया है कि वो सोल्व हो सकता है, तो वो आजकल ऐसे दे देता है, आजकल क्या मतलब पहले भी दे देता था, ठीक है, वो दे देता है। देखो क्या कमी है, मतलब वाई की वैल्यू मैं क्यों निकाल पाऊँगा इससे, मैं इसको अगर यहाँ पर लिखूँ तो शायद आप देख पाओ। ऐसा क्वेश्चन आए तो नोटबुक में ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन है कि यार यहाँ पर तो देखना पड़ेगा क्या स्पेशल केस है, आपको शायद दिख भी रहा होगा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 गुना कर दें तो 3 3 9, 3 7 21, देखो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, और 3 5 15, वाई का कोफिशिएंट सेम नहीं हुआ। अगर ऊपर वाली को 3 गुना करके नीचे वाली को घटा दूँ तो एक्स भी खत्म, जेड भी खत्म, इकट्ठे 2 खत्म हो गए। तो ये जानबूझ के डिजाइन किया ना मैंने ऐसी, ताकि 2 वेरिएबल इकट्ठे खत्म हो जाएं, हमेशा थोड़ी होंगे ऐसे है? मैंने जानबूझ के कोफिशिएंट ऐसे रखे हैं, तो अगर वो जानबूझ के ऐसे कोफिशिएंट रखेगा तो ऊपर नीचे लिख कर देख लो, मैं आपको रटवा नहीं सकता कि वो 3 गुना करके घटवाएगा, 2 गुना करके घटवाएगा, ऐसे, ठीक है। एक आधी बार ऐसे भी आते हैं, और ऐसे आते हैं जो दिख सकते हैं जनरली, तो डरना नहीं है, ऐसे आएंगे जो दिख सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, अगर हमें डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं हो रहा तो फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो 3 5 15 में से 8 गए, 7 वाई इज इक्वल टू, इसको 3 गुना करना है, 49 थी 147, तो 7 में 6 गया 1 21, तो वाई इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज ऑप्शन सी। एक केस के ऊपर ऐसे दिमाग लगाओगे, ये भी उसने पूछा एक क्वेश्चन 2017 में ही पूछा एग्जामिनर ने। बताओ, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स
प्लस 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इस 305। ऐसे उसने कई इक्वेशन पूछे थे, कुछ मैं ले आया हूँ। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 नोटबुक्स, मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ऐसे क्वेश्चंस को, एंड 2 फाइल्स इज इक्वल टू 145। ठीक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो क्या कॉस्ट होएगी 5 पेन्स की, 8 नोटबुक्स की एंड 16 फाइल्स की, और 16 फाइल्स की क्या कॉस्ट होगी। तो जनरली अगर मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखता और मैं ये अवेयर ना रहता कि एग्जामिनर आजकल ऐसे दे रहा है, तो हो सकता है मैं भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार के आ जाता। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 2 ही इक्वेशन हैं, निकल नहीं सकता भाई, और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड उसने दे भी रखा है, तो बहुत ही नेचुरल है ऑप्शन डी मारना। अगर आपने मार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अवेयर रहो। अब मैं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। अच्छा ये गेम खेल रहा है तो ये गेम खेल रहा है, नहीं मारना हमने। ठीक है, देखो क्या निकल सकता है कि नहीं, देखो जरा। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 का। मतलब इनके साथ ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए, मतलब ये मत सोचना 5, 8 और 16 आ जाए ना, सिर्फ 5 सोचो, सिर्फ 8 सोचो कि भाई 4 और 3 के साथ ऐसे क्या करूं कि सिर्फ 5 आ जाए। उसके बाद एग्जैक्टली सेम चीज को यहां पर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, बताओ क्या करके देख सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 गुना कर दूं, 2 चौके 8 में से 3 गए 5, 2 छक्के 12 में से 4 गए 8, 2 नी में 18 में से 2 गए 16। आ रहे हैं ना। ठीक है, कभी कभी क्या होएगा, यहां पर एक काम करने से यहां वाला तो आ गया लेकिन दूसरा नहीं आया, तो इसका मतलब हमें बदलना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक है, फिर उसी के ऊपर दिमाग लगाना कि यार ये कैसे आ रहा है। ठीक है, कभी यहां से आपको इजीली पता चलेगा, कभी यहां से, कभी यहां से। ठीक है, तो ऊपर वाले को 2 गुना करके अगर नीचे वाला घटा देंगे तो जो हमें चाहिए वही आ रहा है, तो इसको 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 610। 610 में से अगर इसको घटाओगे तो 10 में से 5 गए 5, 60 में से 14 गए 46 और 65। क्लियर है? क्लियर? तो दैट्स ऑल। जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर आप कर लोगे, 3 वेरिएबल के अंदर आप कर लोगे, कैसे हमने करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें टाइम ले सकती हैं, अगर बहुत बड़ी अजीब अजीब से कोफिशिएंट है इक्वेशंस के, कोई दिक्कत नहीं है, सबका टाइम लेंगी। तो ये है अब तक। अब आगे क्या है, आगे हम करेंगे जी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रिवाइज करवा दूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ कि एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ग्राफ के ऊपर वो कैसे दिखती है। तो एक लीनियर इक्वेशन होती है, उसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2x + 3y इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 6, कोई भी इक्वेशन हो, ax + by + c इज इक्वल टू 0, वो ग्राफ के ऊपर एक लाइन की तरह दिखेगी। वो ग्राफ के ऊपर एक लाइन की तरह दिखेगी। ठीक है, कैसे, एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये इक्वेशन है, तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं x को 0 रख दूं, आपने स्कूल में किया था, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये खत्म हो गया 3y = 6, y = 2। अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये खत्म हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 0 रख दूं, ये x की लाइन है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x 0 है तो उस वक्त इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 2 है, यानी कि ये पॉइंट है 0 2। इस पॉइंट से ये लाइन गुजरती है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। y ये 0 है तो x की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट से लाइन गुजरती है, तो ये वाली लाइन है। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, फिलहाल ये चीज़ मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा था, मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन होती है। ये मेरी बात मान लो, कोई भी इक्वेशन है उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो किसी न किसी लाइन को वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक, देन
सर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या कर रही है फिर? 2 वेरिएबल वाली तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 वेरिएबल वाली भाई साहब प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक प्लेन ये दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर एक प्लेन। इसको दिमाग पर नहीं लेना, जस्ट मैंने आपको दिखा दिया। जैसे एक पेपर है, पेपर नोटबुक का, 3 वेरिएबल वाली उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जो 2 वेरिएबल वाली है, अगर मैं आपको 2 इक्वेशन दूं तो सर हमने 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन को सोल्व किया, हमने 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन को सोल्व किया। तो जब हमने उनको सोल्व किया तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू आई थी, वो सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो दोनों लाइनें जहां पर मिलती हैं उस पॉइंट, यहां पर x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा ना 3, 2, 5, 6, ये वो सॉल्यूशन होता है। ये लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन को, इनका सॉल्यूशन जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू है। ठीक है सर, तो 3 वेरिएबल में जो इक्वेशन है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन को जब आपने सोल्व किया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, तो 3 प्लेन ऐसे वो करेंगे, ऐसे एक दूसरे को काटेंगे। 3 प्लेन, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको, दिख रहे हैं तीनों प्लेन। तो ये जो पॉइंट है यहां पर एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू है, वो उनका सॉल्यूशन है। ये रटने नहीं है, जस्ट आपको वैसे ही मैं बता रहा हूं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएं। इनसे डरना नहीं है, इनको एंजॉय करना है। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। कहीं से डरने लग जाओ, प्लेन की पिक्चर दिखा दी कि ये क्या दिखा दिया, ऐसा ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ताकि चीज़ों को हम इजीली रिलेट कर पाएँ, ये ज़रूर आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को आसान कर देगा। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो ये आसान करेगा, देखना। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी ताकि जो अपने काम की चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने समझनी है, क्या? स्लोप। स्लोप क्या होता है? आप पार्क में गए हो झूले में, ये बंदा, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, ऐसे गंदे गंदे बंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने ब्लैक कर रखी है, एक बार रुको। अब कैसा लगा? ठीक है, ये लड़की दिख रही है। तो पार्क में जब आप जाते हो तो ऐसा झूला आपको दिखता है। यहाँ पर झूला दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली दिख रहा है। तो ये जो झूला है ये होता है, मतलब कि स्लोप वाला झूला होता है। यहाँ पर अगर कोई बैठेगा तो नीचे फिसल कर चले जाएगा। तो इस झूले का ये जो स्लोप है ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि भैया कितनी हाइट से झूला आ रहा है और कितनी दूर से, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं झूले को ऐसे खड़ा बना दूँ तो बच्चे का आके मुंह लगेगा धरती पर, कोई भी पेरेंट्स उस झूले के पास नहीं ले जाएगा। अगर मैं झूले को ऐसे बना दूँ, ऐसे, तो बच्चा यहाँ पर बैठ तो जाएगा बेचारा, लेकिन फिसलेगा ही नहीं। तो स्लोप 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि इसका ढलान है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है? किस चीज़ पर? ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस और ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ये जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल के अंदर, उसको एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कितनी तिरछी है, ये डिपेंड करता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है। और मान लो इस लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो स्लोप डिपेंड करता है, मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्टेंस हो। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप किसी भी लाइन का डिपेंड करता है एक्स के कोफिशिएंट पर। एक्चुअल फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनते रहो। एक्चुअल स्लोप डिपेंड करता है एक्स के कोफिशिएंट पर और वाई के कोफिशिएंट पर। एक्चुअल स्लोप डिपेंड करता है कि लाइन का स्लोप कितना है, ठीक है। तो 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? मान लो ये 2 लाइनें हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, ऐसे बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का स्लोप सेम है भाई साहब, स्लोप सेम है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा
तो यहाँ पर जो एंगल होएगा थीटा, यहाँ पर भी वही एंगल होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर दो लाइनें ऐसी हैं जिनका स्लोप सेम नहीं है तो क्या वो एक दूसरे को काटेंगी? काटेंगी। देखो ये काट दिया। अगर वो लाइनें ऐसी हुई तो पीछे जाकर काट देंगी। जिन लाइनों का स्लोप सेम नहीं है वो एक दूसरे को काटेंगी, जिनका स्लोप सेम है वो नहीं काटेंगी। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशन एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं, उनकी लाइनें इक्वेशन की, इसके लिए स्लोप की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। क्लियर है? तो देखते हैं हम कैसे। और आपको क्या पता, क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि स्लोप को क्या डिसाइड करता है? स्लोप को डिसाइड करता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, लो इसको तो छोड़ो, ये कोर्स की एनिमेशन है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स की। हाँ जी, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंसेप्ट हम यहाँ पर करते हैं। देखो, अपने पास टोटल 3 केसेस हो सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलहाल रिसेंटली जो लेटेस्ट एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 3 केसेस हो सकते हैं दो लाइनों के, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी, ठीक है सर, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होएंगी, यानी कि नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, या फिर ये लाल वाली है इसी के ऊपर ग्रीन वाली है। एक बार फिर से दिखाऊं, ये लाल वाली है इसी के ऊपर ग्रीन वाली, तो दोनों लाइनें एक ही जगह पर बना दी गई हैं। तो ये लाइनें कितनी जगह पर काट रही हैं? ये वाली लाइनें एक पर, ये वाली लाइनें कितनी जगह पर काट रही हैं? सर 0 बार, ये काट ही नहीं रही हैं। ये लाइनें कितनी जगह पर काट रही हैं? सर इनफाइनाइट बार काट रही हैं। हाँ जी, तो इन दो इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एकमात्र हल है। इन दो इक्वेशन का हल ही नहीं है, ये काट ही नहीं रही है, सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं जहां पर ये काटती हैं। और ये लाइनें तो एक दूसरे को इनफाइनाइट बार काट रही हैं, तो इनके तो इनफाइनाइट हल हैं, अनगिनत इनके हल हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा अभी बताता हूं। तो एग्जामिनर आपको 2 इक्वेशन देगा, क्वेश्चन कैसा आएगा वो अभी बताता हूं। एग्जामिनर आपको 2 इक्वेशन देगा और ये बोलेगा बताओ इनके कितने सॉल्यूशन हैं, या ये लाइनें कितनी जगह पर काट रही हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 लाइनें एक दूसरे को कब काटेंगी? जब उनका स्लोप सेम नहीं होगा। स्लोप अगर सेम हुआ, यहां पर स्लोप सेम है, हाँ जी सर सेम है, तो काटा क्या? नहीं काटा। यहां पर स्लोप सेम है, हाँ जी सर है, काटा क्या? काटा तो है, लेकिन ये तो एक ही लाइन है। मैं बोलूं कि मैंने एक लाइन खींची और उसी के ऊपर लाइन खींच दी, ये तो एक ही लाइन है। ये अलग अलग लाइनें थोड़ी है, एक हिसाब से तो एक ही लाइन है ना। तो ये लाइनें कैसी बनती हैं मैं बताता हूं। ये लाइनें ऐसे बनती हैं कि एक लाइन हो गई x + y, यानी कि 2x + y = 4। दूसरी लाइन हो गई, देखना जरा ध्यान से, 4x + 2y = 8। बस इसको 2 से गुणा कर दिया, बोल दिया ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बताओ इनके कितने सॉल्यूशन है। भाई साहब ये अलग अलग थोड़ी है, एक हिसाब से देखा जाए। अगर मैं 2 से दोनों तरफ काट दूं, ये तो सेम ही लाइन है। तो ये यही लाइन है, एक ही इक्वेशन को किसी और चीज से मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा इक्वेशन बनाई तो वो वहीं पर आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कौन से वाला केस है? ये वाला केस। ये वाला केस है जब 2 लाइनों के स्लोप सेम नहीं है, तभी तो वो एक दूसरे को काट रहे हैं। सेम होते तो ऐसे पैरेलल चले जाते या एक दूसरे के ऊपर होते। तो यानी कि x और y के कोफिशिएंट, स्लोप को कौन डिसाइड करता है? x और y के कोफिशिएंट, यानी कि a1/a2 ये x के कोफिशिएंट का रिलेशन है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि स्लोप सेम नहीं है, x और y के कोफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं वो सेम नहीं है। स्लोप को डिसाइड करते हैं x और y के कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि 2x + 3y + 7 = 0, 3x + 4y + 5 = 0। इनके कितने सॉल्यूशन है? तो आप देखोगे कि 2/3 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये इक्वेशन गारंटीड काटेंगे कहीं ना कहीं पर और इनका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मैंने खुद नहीं रट रखे, बिना रटे काम चल रहा है, तो क्यों दिमाग पर प्रेशर दें जी। है, तो इसको मैंने बोल दिया पहले वाला केस, तो ये मैंने बोल दिया पहले वाला केस। तो ये कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 1 सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक हल है। सेकंड केस मान लो लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप तो सेम होएगा।
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन क्या सेम लाइनें हैं? लाइनें तो अलग अलग हैं, पैरेलल हैं, सेम तो ये हैं, ये दो लाइनें ही सेम है, एक दूसरे के ऊपर मार दी। तो अगर लाइनें सेम होती तो मैंने क्या बताया था, अगर लाइनें सेम होती तो भाई साहब सारे ही बराबर होंगे, क्योंकि उसने 2x + y = 4, तो 4x + 2y = 8। इसी लाइन को 2 गुना करके हमें दे दिया, 3 गुना करके दे दिया, 1.5 गुना करके दे दिया, तो इनका जो रेशियो है वो सारों का सेम ही होएगा। कब? जब लाइनें सेम हो। तो अगर पहले वाले ही दो इक्वल नहीं हुए, यानी कि स्लोप सेम नहीं है, एक्स और वाई स्लोप को डिसाइड करते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग। अब स्लोप तो सेम है, लेकिन लाइनें अलग अलग हैं, तीनों सेम हो गए तो लाइनें भी सेम हो जाएंगी, तो तीसरे वाला इक्वल नहीं मिलेगा यहां पर। इसका क्या मतलब है कि स्लोप तो सेम है, यानी कि या तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इनको कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर वाली रेखाएं, संपाती रेखाएं शायद इनको बोलते हैं, और अपने नोट्स के अंदर मिल जाएगा संपाती, या जो हिंदी वाला वर्ड है। ठीक है, अगर स्लोप सेम है तो या तो पैरेलल लाइनें होंगी या ये वाली कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। उसके बाद अगर तीसरा भी इक्वल है तो यानी कि लाइनें ही सेम है, कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तीसरा सेम नहीं है, स्लोप तो सेम है बट पैरेलल है। यहां पर कितने सॉल्यूशन है भाई साहब? ये दूसरे वाला केस है, ये कितने सॉल्यूशन है? 9। 9 का मतलब 9 नहीं बोल रहा मैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, 9 सॉल्यूशन। यहां पर कितने सॉल्यूशन हैं तीसरे वाले केस में? ये तीसरे वाला केस है लाइनों का, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके जी, अब एक और वर्ड है, क्या वर्ड है? कंसिस्टेंट। हिंदी में बोलेंगे संगत। ध्यान से मेरी बात को सुनो। वो कभी कभी दो इक्वेशन देकर पूछेगा, क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब है कि क्या इनका सॉल्यूशन है, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, तो क्या ये कंसिस्टेंट है? अगर ऐसे वाला केस हुआ तो हाँ कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि क्या इनका कोई सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट, तो यहां पर सॉल्यूशन नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है यानी कि इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं तो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो हिंदी में संगत, नहीं है तो असंगत। बोलेंगे संगत युग्म है, संगत जोड़ा है क्या इनका सॉल्यूशन है? हाँ, चाहे एक हो या इनफाइनाइट अगर है तो हाँ, सॉल्यूशन नहीं है तो भी नहीं, असंगत। ठीक है, ये टर्म और आपको याद हो गई होगी। रंगीन में अच्छा लगा। अब भाई लेकिन आप लोगों की देखो, ये डेमोक्रेटिक देश है, जिसको ज़्यादा वोट मिल रही हैं जिस रंग को, वो किया जा रहा है। देखो देखो, बताओ दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। अब हम ये फास्ट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोल के बताऊँगा, ये चीज़ें आपके लिखी हुई होंगी, है ना, नोटबुक में ये चीज़ें लिख लो। ठीक है, मैं सिर्फ बोलूँगा कि ये वाला केस है, ये वाला ऐसे, तो समझ जाना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो अगर रिवाइज नहीं करी है तो। इक्वेशन देखो, दिस सेट ऑफ इक्वेशंस हैज, इनके कितने सॉल्यूशन है तो अभी देख लेता हूँ। तो 4/10, आगे क्या है, माइनस का 6/-15, दोनों में माइनस है तो मैंने माइनस को लिखा नहीं, कट गया। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस 45 को इज इक्वल टू के इधर ले आएगा ऐसे, और इधर इज इक्वल टू 0 रख देगा, इधर मान लो माइनस प्लस जो भी उसने लिखा, और यहाँ पर 18 को उधर लिख दिया। तो एक काम करिएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक ही जगह रखना, या तो दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू के राइट साइड पर रखना, या दोनों में लेफ्ट साइड पर रखना, नहीं तो साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर 18/45, तो मैं देख लेता हूँ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये तो इक्वल है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये तो सारे इक्वल हैं। जब सारे इक्वल हो गए तो लाइनें ही सेम हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, संपाती लाइनें हैं, कोइंसिडेंट लाइनें हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मोर देन 2 सॉल्यूशन है। ठीक, करोगे, बहुत ही कम टाइम के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा भी ले लिए हैं, अदरवाइज मैं 50-55 क्वेश्चन में निपटा देता इस चैप्टर को। अभी शायद क्या 65-70 हो गए होंगे।
द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनके कितने सॉल्यूशन है, तो मैं क्या देखूंगा 2/4, चाहे मन ही मन में देख लो, मैं पर्सनली लिख कर देखता 2 सेकंड के लिए, ऐसे रिस्क क्यों ले, क्या पता गलत हो जाए। 3/6 इज इक्वल टू के उधर है ना, तो देखो अब ये दोनों इज इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है, 1/2 1/2, यानी कि स्लोप तो सेम है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों की रिलेशन रिप्रेजेंट करती है स्लोप, जो उनका ढलान है वो सेम है यानी कि पैरेलल है। अगर आगे वाला भी इक्वल हो गया यानी कि लाइनें ही सेम हैं, आगे वाला इक्वल नहीं हुआ तो लाइनें सेम नहीं है और स्लोप सेम यानी कि पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि सॉल्यूशन कितना है, एक भी नहीं है, एक भी जगह पर नहीं काट रही, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? द लाइन्स whose equations are this and this intersect each other how many times, एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है जी, 2/8 यानी कि 1/4। अगला क्या है, -5 बटे -20, ठीक है जी, इज इक्वल टू के इस साइड, इज इक्वल टू के इस साइड 7/28, तो 1/4 1/4 1/4 कोइंसिडेंट लाइनें हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल, ए की वैल्यू बताओ ताकि ये लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल का क्या मतलब है कि स्लोप सेम है, यानी कि a1/a2 विल बी इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, b1/b2 विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ये इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल हो गया तो फिर लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएंगी, पैरेलल नहीं रहेंगी, सेम इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो देखते हैं जी, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1, यहां पर क्या है a शुड बी इक्वल टू y का कोफिशिएंट 3, यहां पर 12 शुड बी इक्वल टू, वहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है -8, सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है -8/5। तो क्या ये इक्वल है, नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये भी कंडीशन चेक करनी है और ये इक्वल होने चाहिए, तो 3 का 4 गुना 1 का 4 गुना 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 4। ठीक, क्लियर है भाई, बताओ। दिस सेट ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब है संगत, का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, बस जो पैरेलल है वो नहीं होना चाहिए, लाइनें पैरेलल नहीं चाहिए। ठीक है, या तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, यानी कि या तो तीनों का रेशियो बराबर हो, या फिर लाइनें इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि पहले ही दो नॉट इक्वल हो, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, इन दो में से एक केस चाहिए हमें। तो देखते हैं कौन सा केस है। तो देखो 6/9, आगे क्या है 8/12, ये दोनों तो बराबर हैं, 3 दूनी 6 3 3 4 दूनी 8 4 3 12, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अगला भी इक्वल चाहिए, क्योंकि हमें या तो ये केस चाहिए था या हमें ये केस चाहिए था। अब पहले वाले दो इक्वल ना होते तो ये वाला केस हो जाता, अब इक्वल हो गए हैं, अब ये वाला तो होगा नहीं, तो फिर ये वाला चाहिए, यानी कि तीनों इक्वल चाहिए, नहीं तो वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीसरा भी इक्वल चाहिए, तीसरा क्या है 24/के, ये इक्वल चाहिए हमें। ठीक है, तो 8 3 24, 12 3 36, और इज इक्वल टू के राइट साइड पर है ना दोनों, के को हो सकता है मैं इधर ले आता, फिर मार खाते आप, -36 उत्तर आता। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, if the set of equations x plus py is equal to 18 and 4x plus 12y is equal to 30 has unique solution, unique solution का क्या मतलब है मेरे भाई, एक सॉल्यूशन है यानी कि एक दूसरे को काट रही है, एक जगह पर काट रही है, ये वाली लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1/4 शुड नॉट बी इक्वल टू, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, y का कोफिशिएंट है p बटे वहां पर y का कोफिशिएंट है 12, तो 12 को इधर ले आओ, 12 ऊपर आएगा 12/4, तो 3 शुड नॉट बी इक्वल टू p या p शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यानी कि इसका ठीक होना जरूरी है। p अगर 3 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग नहीं रहेंगी, स्लोप सेम हो जाएगा। अब आगे वाला भी सेम हुआ तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, आगे वाला सेम नहीं हुआ
तो पैरेलल हो जाएंगी। इसका नॉट इक्वल होना जरूरी है। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ ए, जितने भी तरह के इक्वेशन बन सकते हैं ना, ये इजी है, जितने भी तरह के बन सकते हैं सारे करवा रहा हूँ एक इक्वेशन, ठीक है, ताकि बड़ी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दीज लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, ताकि ये पैरेलल है। पैरेलल का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में तो इक्वल हो, बाद में इक्वल ना हो ना। ठीक है जी, देखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1 बटे में ए शुड बी इक्वल टू, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 बटे में 12 शुड नॉट बी इक्वल टू, पैरेलल का केस याद है ना, -8 इज इक्वल टू के इस साइड है -8 बटे में -32। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहाँ पर ये 1/4 है, हाँ जी सर, ये भी 1/4 है, हाँ जी सर। ये बराबर नहीं होने थे, हाँ नहीं होने थे, पैरेलल के लिए तो नहीं होने थे, लेकिन ये बराबर हो गए। अब सर ए की वैल्यू क्या रखूँ कि पैरेलल हो जाए? भाई ए की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये तो पैरेलल, ये तो इक्वल हो चुके हैं, इनको इक्वल होना चाहिए, नहीं था, इक्वल नहीं होना चाहिए था, तो नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं, अब ए की कुछ वैल्यू रख दो, ये लाइनें पैरेलल नहीं बनेगी। अगर ए की वैल्यू आपने 4 रख भी दी, इसकी 4 गुना, इसकी 4 गुना, तो ये कोइंसिडेंट बन जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएंगी, पैरेलल लाइनें नहीं बनेंगी। अब इनको पैरेलल बनाना इज नॉट पॉसिबल। आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया है? ICAR का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया है, 5 मार्च 2022 शिफ्ट 3। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ P एंड Q फॉर विच, जो खाम सा हो गया है दिल्ली जाके थोड़ा सा, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ P एंड Q। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं रोकूंगा, चाय वाय पीते हैं कुछ, है ना, सोच तो मैं रहता थोड़ा सा और लंबा बनाऊं, चाय वाय पीते हैं। What is the sum of the value of P and Q for which the system of equation this and this has infinite number of solution। अब infinite number of solution का क्या मतलब है कि coincident लाइनें होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई लाइनें होनी चाहिए, यानी कि सारे रेशियोज बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 बटे में P प्लस Q शुड बी इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट मैंने लिया, y का 3 बटे में 2P माइनस Q शुड बी इक्वल टू 7/21, यानी कि नीचे वाला 3 गुना होना चाहिए। तो 3 का 3 गुना इसकी वैल्यू है 9, 2 का 3 गुना इसकी वैल्यू है 6, और उसने P और Q का सम पूछा है ना, उसने P और Q का सम पूछा है, नीचे वाला 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना 6, तो 6 आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा P और Q का सम पूछे, हो सकता है P/Q पूछ ले, तो उस केस में P और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नीचे वाला 3 गुना है तो 3 का 3 गुना 9, यानी कि 2P माइनस Q इज इक्वल टू 9 एंड P प्लस Q इज इक्वल टू 6। 2 लीनियर इक्वेशन हो गई, इनको सोल्व कर लेंगे, इनको ऐड करने पर 3P इज इक्वल टू 15, P इज इक्वल टू 5, और P की वैल्यू 5 आ गई तो Q की वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर है? ये करोगे? टू एक्स माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन फॉर, इसका सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन का मतलब है कि पैरेलल हैं, एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, तो स्लोप तो सेम है, यानी कि 2/6 इज इक्वल टू, स्लोप सेम है, -k/-12 शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल हैं, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 7/15। ठीक है, तो 2 का 3 गुना है, तो k की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 का 3 गुना 12, 2 3 6 4 3 12, तो k की वैल्यू तो 4 है, k की वैल्यू 4 हो गई, ये इक्वल हो जाएंगे। क्या ये इसके बराबर हो जाएगा फिर? हाँ, इसके बराबर भी नहीं होएगा, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई, तो k की वैल्यू 4 रखेंगे, ना कि -4। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी टाइम क्या हुआ है? वैसे तो थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, बट क्यों ना ये भी कर दिया जाए, है ना, आधा 1 घंटा और लगा के, चलो कर देते हैं ये काम भी, बाद में चाय वाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अपना जितना जल्दी सिलेबस होएगा उतना जल्दी और एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ करना होएगा तो वो कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर मैंने आपको फ़र्क बताया है। जब इज इक्वल टू समथिंग कर दिया जाए तो इक्वेशन बन जाती है, अदरवाइज वही चीज़ एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ मैं आपका आगे भी बता सकता हूँ, आपको फ़िलहाल इसके ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, अगले लेक्चर में बताऊँगा। फिर भी बता देता हूँ, जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक लाइन की तरह दिखती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन की तरह दिखती है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक प्लेन, एक पेज की तरह दिखती है, एक प्लेन दिखती है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ के ऊपर तो वो एक पैराबोला की तरह दिखती है ऐसे। ठीक है। और वो जहां जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटती है, जहां जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटती है, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। कई बच्चे जिन्होंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया होगा, अब उनको ये लगा होगा कि अरे पैराबोला है, उनको पैराबोला तो एक बम की तरह लगा होगा। अब टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं किस लिए हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है। पैराबोला नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं ये नहीं बोला पैराबोला आसान है, देसी तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना, जब आगे बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो एक ऐसे एक कर्व की तरह दिखेगी, पैराबोला नाम भी बोलते हैं, एक कर्व की तरह दिखेगी। और वो कर्व एक्स एक्सिस को जिन 2 पॉइंट पर बांट रहा है वो होंगी उसकी रूट्स। ठीक है, ये उसके रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होते हैं, एक रूट यहाँ पर, एक रूट यहाँ पर। तो आगे जब मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स या वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो इसको बड़े ही प्यार से करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, डरावनी चीज़ नहीं, मज़ेदार चीज़ है। आपका दिल करेगा कि यार प्लीज़ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले यार, एग्जामिनर को आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ठीक है सॉल्यूशन हो गया, कुछ इक्वेशन क्रिएट करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन देख, पहले इक्वेशन क्रिएट करें या सॉल्यूशन देखें, रुको एक बार। सॉल्यूशन तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, पहले इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो मान लो हमारे पास कुछ रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसकी रूट्स हैं, एक रूट 2 है, एक रूट 3 है, एक रूट 5 है, एक रूट 2 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिग्री हो गई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है +-4, 2 आई कि नहीं। इसी तरीके से अगर डिग्री 2 हो गई ना तो 2 रूट आएंगी। अगर डिग्री 3 हो गई, जैसे मान लो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू 5 नहीं होती, इसके अलावा 2 और वैल्यूज होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं, इमेजिनरी, आयोटा उनके अंदर यूज होता है। अदरवाइज एक्स के 3 मान हैं। अगर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, मैं आपको बोल दूं कि भाई 2 की पावर 4 16, तो ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू +-4 ही होगी ना, 2 रूट ये हैं, 2 और हैं। अगर डिग्री 4 है तो 4 रूट होंगी, 4 ऐसे नंबर होंगे जिनकी पावर 4 करने पर 16 आएगा। वो 4 नंबर बाकी के वो 2 नंबर इसके अलावा वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो कई बार आपने अलजेब्रा में खुद देखा होगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू तो -1 होगी। अब ये -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा वहां पर, और निकल कर आया है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 -1 उन 3 रूट में से सिर्फ एक रूट है, बाकी की 2 रूट भी हैं। उनमें से शायद कोई रूट उस क्वेश्चन को बनाने में यूज कर लिया एग्जामिनर, ये वाली यूज नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपको किसी भी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स बता दूं तो आपको इक्वेशन बतानी आनी चाहिए। तो आप कैसे बताओगे? तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपसे इक्वेशन इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि उल्टा करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि इसकी रूट्स क्या हैं, या फिर हमें सोल्व करनी पड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर 6 जो है प्रोडक्ट है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव लिख रहा हूं। तो यहां पर जो चीज है उसका साइन पलटना है। एक्चुअल में सम है 5, तो 2 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 6 है, सम 5 है। 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 5 है, 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो सर रूट्स 3 और 2 है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लिखो, बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी।
लिख दें। यहाँ पर मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, सम के अंदर साइन बदलेगा, प्रोडक्ट के अंदर साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट सम क्या है, सम है 2, सम कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्रोडक्ट क्या है माइनस का 8, प्रोडक्ट में साइन नहीं बदलता, प्रोडक्ट माइनस 8 आया तो मैंने यूं का यूं लिख दिया, सम प्लस 2 आया तो मैंने साइन चेंज करके लिखा है। यहाँ पर सम क्या आएगा, सम आएगा सर माइनस 8, साइन बदल के लिखूंगा मैं तो। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा सर माइनस 15, सॉरी प्लस 15 आएगा, दोनों नेगेटिव के हैं, एज इट इज लिखेंगे। प्रोडक्ट में साइन बदलता नहीं, सम में साइन बदलता है। तो क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सोल्व करना है तो सबसे पहला तरीका क्या है, वही कि इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, आपको रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको रूट्स का सम मिल जाएगा, और हिट एंड ट्रायल से तोड़ लो। हिट एंड ट्रायल को इजी करने का तरीका भी बताऊंगा, उससे इजी तरीका ना किसी वीडियो में, वो तरीका भी नहीं है, मतलब उससे इजी तो छोड़ दो ना, आपको बुक्स में मिलेगा। ठीक, आपके भाई ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक तो ये तरीका हो गया कि रूट्स का सम निकाल लो, रूट्स का देख लो प्रोडक्ट क्या है, उनका सम क्या है, उसको हिट एंड ट्रायल से तोड़ लो। ठीक है, दूसरा तरीका है एक, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने गिवन है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जो आपने स्कूल में पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होएगा, रूट्स होंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बिकॉज इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, x की 2 वैल्यूज होएगी, तो एक वैल्यू तो होएगी माइनस बी, ये प्लस माइनस लिखा है, प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरी होएगी माइनस बी माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये कोई जादुई चीज़ नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इस चीज़ को इजीली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम प्रूव नहीं करेंगे, इतना वक्त नहीं है, और प्रूव करके फ़ायदा भी नहीं होएगा, आपको ये रटना ही पड़ेगा और रटना चाहिए। और स्कूल वालों ने, आपके टीचर ने शायद डंडे मार के रटवा भी दिया होगा अब तक, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन एक लेकर आ रहा हूँ 2 और 3 रूट वाली। अगर मैं 2 और 3 रूट वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या है x का कोफिशिएंट, ये साइन के साथ उठेगा, इसके साथ उठेगा, साइन के साथ उठेगा, और c क्या है, c है 6। ठीक है, तो a b c की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक जगह 2 आ जाएगा, एक जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल में इसकी रूट्स हैं। तो यहाँ पर मैं करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होएगा, इतना डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है सॉल्यूशन का, ये हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, 99% ऑफ द केसेस में यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम दूसरे वे से करेंगे, आप टेंशन मत, बट ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट्स इरेशनल आ जाएं, इरेशनल में भी यूज़ नहीं करना पड़ता, वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इरेशनल आए तो भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये ईजी रहता है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है ना। इरेशनल में बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है, या इमेजिनरी आ गई फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा एक आधे में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लोगे। दूसरा ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। देखो, हमने इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। अब ये देखो, यहाँ पर उसने रूट्स नहीं पूछे, उसने जीरोज पूछे हैं। अब सर ये जीरोज क्या होते हैं, अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो जो भी वैल्यूज आएंगे उसको हम बोलेंगे रूट्स। अब मैं इज इक्वल टू 0 नहीं है तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसके जीरोज होंगे, बस इतना सा फर्क है, करना नहीं है। जीरोज का मतलब होता है एक्स की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, यानी कि इज इक्वल टू 0 रखने पर सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, देखो इन दोनों के जीरोज मिलेंगे, इन सब के रूट्स मिलेंगे, तरीका सेम ही। अब देख लो एक बार। तो हाँ, एक और बात बताऊँ मैं आपको, एक और बात बताता हूँ, एक और। एक्चुअल में जो सम ऑफ रूट्स है, जो सम ऑफ रूट्स है वो होता है यहाँ पर -b अपॉन a। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लिख दो और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो। आप बोले जी हाँ,
तो सम ऑफ रूट्स हमें यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ यहाँ से सम ऑफ रूट्स नहीं पता चल रहा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना 1, आप उससे डिवाइड भी कर रहे हो। आप -5, आप इसका साइन बदल रहे हो बीच वाले का, 5/1, लेकिन बटे 1 करना, करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। आप 6/1 ऐसे कर रहे हो। हमें हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो क्यों ही डिवाइड करें, है ना। तो अगर आपको वाकई में रूट्स का सम ऑफ रूट्स चाहिए, सम ऑफ रूट्स वाकई में, तो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, c/a। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ रूट्स यानी कि -b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में 1 था। कुछ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ में 1 नहीं आता। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके रूट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, सारी बातें बस समझते जाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आएंगी, तो आपको दिमाग लगाना भी ज़रूरी है यहाँ पर। तो एक बार टियर 1 दे चुके हो तो मैं उस हिसाब से सारी चीज़ें पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। ओके जी, अब देखते हैं। अब तक तो सारी मैथमेटिकल बातें हो गई, एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, लेकिन हमने फास्ट कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जी, हम एक्चुअल में क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 1 × 12 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अगर आपको सोल्व करना है इक्वेशन को तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स के लिए सिर्फ इसका साइन बदलना होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है अभी मेरे को फील हो रहा है कि सर इनको मल्टीप्लाई करने वाली कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, इन सब की एक्सप्लेनेशन है, बस आप सुनते जाओ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल लिए, और उम्मीद है कि क्योंकि टियर 2 के लिए तैयारी करें तो कई चीज़ें आपको पहले से पता हो, बट फिर भी मैं तसल्ली से बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो बिकॉज यहाँ पर 1 है तो भूल ही जाओ, तो टेंशन लो ही मत। सिंपली ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 है। हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना होता है, हमेशा प्रोडक्ट को 2 हिस्सों में तोड़ना है। किन हिस्सों में, कि सम, यहाँ पर साइन बदलेगा, कि ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो कि सम जो है वो 7 हो। साइन बदलेगा ना, प्रोडक्ट का साइन नहीं बदलता। सर 4 और 3, 4 और 3 7, 4 3 12। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं 4 और 3। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट है 6 और सम क्या होएगा 7, तो 6 को तोड़ो, 6 कम 6, ऐसे ही तोड़ दो, सम क्या होगा 7। यहां पर तोड़ो, यहां पर प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट है -5 और सम क्या है, सम है 4। सम क्या है, सम है 4। साइन बदलता है, तो -5 को तोड़ो जरा, 5 एकम 5। अब सम अगर 4 करना है तो बड़ी वाली को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो छोटी वाली को नेगेटिव कर दो। अब देखो, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव था तो एक चीज नेगेटिव होएगी, हाँ जी सर, 2 चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक चीज तो नेगेटिव होएगी। अब सम पॉजिटिव आया है सर, साइन बदलना पड़ेगा सम के लिए, सम पॉजिटिव आया सर तो बड़ी वाली पॉजिटिव होएगी, सम नेगेटिव आया तो बड़ी वाली नेगेटिव होएगी। तो क्या ये चीजें मैंने रट रखी हैं, नहीं, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। अच्छा, सम पॉजिटिव है तो बड़ी वाले को पॉजिटिव कर देते हैं, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हो गए इसके बाद जिसमें यहां पर भी एक नंबर है, सर इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, एक्चुअल में प्रोडक्ट अगर आपको सोल्व करना है तो देखो, एक्चुअल में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला है, वो है -b/c/a, दैट्स इट। लेकिन सोल्व करने के लिए जुगाड़ बता रहा हूं मैं। यहां पर हमने प्रोडक्ट कैसे निकाला, 12/1 ऐसे ही निकाला, हाँ जी सर। यहां पर सम कैसे निकाला, 7/1, 1 से डिवाइड हम कर ही रहे थे, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो यहां पर आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, 5/9, सम कैसे निकालोगे 18/9, बट उससे कैलकुलेटिव हो जाएंगी चीज़ें, फ्रैक्शन में आ गई। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जुगाड़। ठीक है, कैसे, तो प्रोडक्ट के लिए ये करो, इन दोनों को गुणा कर लो, 9 5 45,
ये एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है, बस ये मान लो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। रूट्स हम उन नंबर से निकालेंगे। प्रोडक्ट है 9 5 45 और सम के लिए क्या करो, बस इसका साइन बदल दो 18। उन नंबर्स का जो सम है वो 18 है। तो इस 45 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सम 18 हो। तो आप बोलोगे सर 15 3 45, 15 3 45 जिनका सम 18 है। हाँ जी सर। और उसके बाद बिकॉज ये एक्चुअल में प्रोडक्ट तो 45 था नहीं, एक्चुअल में तो प्रोडक्ट 5/9 था ना। तो सर अब क्या करें, तो ये जो 9 है इससे डिवाइड कर दो। एक्चुअल रूट्स ये हैं, ये जो भी रूट्स आई हैं उनको 9 से डिवाइड कर दो। 15/9 3/9। ठीक है, तो एक्चुअल रूट्स क्या हैं, एक्चुअल रूट्स हैं 5/3 और यहां पर है 1/3। ये दो रूट्स हैं एक्चुअल। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही अगले वाले को कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 2 20, 20 प्रोडक्ट है दो नंबर्स का। ठीक है, और उनका सम क्या आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए 9। साइन को बदलूंगा तो 20 को 5 चौके 20, सम आ गया ना 9। अब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। ये एक्चुअल रूट्स हैं। ये क्या है, ये एक्चुअल रूट्स हैं। ओके सर। अब नेक्स्ट एक और चीज बताऊं, देखो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, या फिर कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होगा 8 × 169। तो प्रोडक्ट तो आ गया भाई साहब 8 × 169। उन्हीं दो नंबर का सम हमें क्या चाहिए, उनका सम हमें चाहिए 78। तो सर ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया। तो आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 3A और 2A, या फिर इसकी जगह क्या मान लें कि आपको अच्छे से समझ आए, 5 और 3 मान लेते हैं। 5A और 3A, अगर मैं इन दोनों नंबर का सम कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 5 और 3 8A, और इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 5 3 15A²। तो जो भी चीज़ इन दोनों के अंदर कॉमन है वो चीज़ सम में तो सिर्फ एक बार आती है, प्रोडक्ट में 2 बार आती है। अगर मैं इन सब का डिफरेंस भी देखूं, इन दोनों का डिफरेंस भी देखूं, तो वो आएगा 2A। तो डिफरेंस में भी ए की बात कर रहा हूं, इन दोनों में कॉमन ए थी, तो ए डिफरेंस में भी एक बार आई, सम में भी एक बार आई। तो सम और डिफरेंस में उस चीज़ की पहली ही पावर आती है, एक बार ही आती है। प्रोडक्ट में 2 बार आती है। तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं कई बार वो कैलकुलेशन बढ़ाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ऐसी कोई वैल्यू है जिसको मैं सम में से एक बार काट दूं और प्रोडक्ट में से 2 बार काट दूं। अब आपको साफ साफ दिख रही है 13, 13 का पढ़ा आता है कि नहीं, 13 6 78। 13 को मैंने यहाँ पर एक बार काटा, यहाँ पर 2 बार काट दिया, 13 का स्क्वायर। एंड में 13 दे दूंगा। ठीक है, अब 8 को तो तोड़ सकते हो ना, ऐसे दो नंबर में जिनका सम 6 हो, तोड़ सकते हो कि नहीं, 4 दूनी 8। अब 13 दे दो, ये लो आ गए वो नंबर। अब एक और स्टेप बाकी है। क्या स्टेप बाकी है, 8 से डिवाइड करना। ये एक्चुअल रूट क्या है, 4 × 13 52/8 और 2 × 13 26/8। तो ये मैंने इक्वेशन इसलिए लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के सारे छोटे मोटे कंसेप्ट्स में एक ही पेज पर दे दूं। तो हो सकता है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, थोड़ी सी मैं ज़्यादा चीज़ें बता दूं। ऐसे ज़्यादा भी नहीं है, एक आधे बच्चे को लगे तो खुद सोचना, पॉज करके खुद सीखने की कोशिश करना। ठीक है, सारी काम की बातें बता रहा हूँ। तो अगले को सोल्व करके देखो, सोल्व दी अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 20 × तो दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 20 × 169 है। ठीक है, ये बैंक में आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने, कुछ पहले उठाए थे। तो सर क्या इस नॉलेज की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है। अभी आगे चैप्टर करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसी नॉलेज को हम कितने बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सम क्या होगा 117। तो ऐसा कोई नंबर जिसको सम में से एक बार काट दें, प्रोडक्ट में से 2 बार। हाँ जी सर, 13 निम में 117, 13 को 2 बार काट दिया। ठीक है, अब 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सम 9 हो। सर 5 चौके 20, 5 और 4 आ गए, इन दोनों को 13 दे दो। अगर आप यहाँ से ए को प्रोडक्ट में से 2 बार काट दोगे और सम में से एक बार, तो फिर 15 को तोड़ोगे 5 और 3 में। लेकिन एक्चुअल में 5 और 3 थोड़े थे, 5A और 3A थे। तो जो चीज़ कॉमन थी ना वो आपने काट दी बस, और कुछ नहीं किया। सम में से एक बार, प्रोडक्ट में से 2 बार, तो वो चीज़ कॉमन थी वो मैंने दे दी दोनों को। अब एक्चुअल रूट्स तो ये नहीं है ना, 20 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रूट इस इक्वेशन की है ये, और इस इक्वेशन की। ठीक है, क्लियर है भाई। मोटा मोटा क्रक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर आ गया है।
अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, फाइंड बी इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको एक बात पता है कि सम ऑफ रूट्स, कि रूट्स का सम क्या है। बिकॉज यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 6/1। यहाँ पर जब भी कोफिशिएंट 1 हो तो डिवाइड करने की टेंशन तो नहीं लेनी हमने, है ना। तो जो भी रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो उनका सम क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6। साइन चेंज करना होता है। तो दो रूट्स का सम 6 है और वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि 3 और 3 होंगे, 3 + 3 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होएगा सर, प्रोडक्ट होएगा 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट ही लिखा होता है, यानी कि बी की वैल्यू है 9। ठीक, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बी। चलो, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, फाइंड पी। अगर इस इक्वेशन की एक रूट 3 है तो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है 9। यहाँ से साइन बदल के, इसमें से एक रूट 3 है ये, तो दूसरी रूट 6 होएगी। ठीक है, दोनों रूट आ गई तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा 18। इन दोनों की गुणा 18, तो पी की जगह 18 है। दैट इज ऑप्शन सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए पी की जगह। ये बताओ, इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, एक रूट दूसरे की डबल है। यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या है, अब 12 मत बोल देना, साइन बदलता है सम ऑफ रूट्स में, -12। एक रूट अगर दूसरे की डबल है, एक रूट मैंने मान ली a, एक रूट मैंने मान ली 2a, तो 2a + 3a क्या होएगा, सम ऑफ रूट्स। तो 3a = -12, a = -4। ठीक है, तो ये क्या आ गई, -4 और -8। या फिर आप क्या करते हैं, या फिर इसको 2:1 रेशियो में तोड़ लेते, -8 और -4, सिंपल। एक रूट दूसरे की डबल है, उन दोनों का सम है -12, 2:1 रेशियो में तोड़ लो, -8 और -4। ठीक है, दोनों रूट आ गई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा जी 32। तो के की जगह 32 लिखा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी। इजी इक्वेशन है ये, आपको HW में दे दिया जाए। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, एक रूट दूसरे का थ्राइस है, HW में दे दिया जाए। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + 27 = 0। अच्छा, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर एक रूट a है तो दूसरा रूट है a²। हाँ जी सर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है वहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 27, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है a³ = 27, देयरफॉर a = 3, देयरफॉर a = 3। अब यहाँ पर आपके दिमाग में वो तो नहीं आया a की 3 वैल्यू हो सकती हैं, एक 3 है। नॉर्मली जब तक चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, हमें ऐसे ही चलना है, a³ = 27, a = 3। ठीक है, अगर इससे बात नहीं बन रही है तो आपको उनके बारे में सोचना है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन एक आधी बार वो यूज़ हो जाते हैं किसी क्वेश्चन की वैल्यू सेट करने में, एक आधी बार वो केस आ जाते हैं, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हर एक आम क्वेश्चन के अंदर उसको डाल दो, बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए नहीं, रुकावट डालने के लिए। ठीक है, तो a = 3। तो एक रूट क्या है 3 और दूसरी रूट क्या है 9, a और a²। तो दोनों रूट का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा जी 12, 9 और 3 12। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पर होएगा -12, तो a की वैल्यू -12। यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है x का, वो सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव होता है, साइन चेंज करके सम ऑफ रूट्स लेते हैं। अगर दो समीकरण इसका एक मूल है, मतलब इफ 2 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम पता है या प्रोडक्ट पता है, सर प्रोडक्ट पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उस इक्वेशन के जो दो रूट है उनका 10, उसमें से एक रूट है 2, तो दूसरा रूट हो जाएगा 5। सीधी बात है, 1 2 है तो दूसरा 5 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 7, 5 और 2 7। और सम ऑफ रूट्स को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है p। अब -p मत बोलना, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो भी है उसका साइन चेंज करके सम ऑफ रूट्स बनता है।
एक्स का कोफिशिएंट क्या है -p, उसका साइन चेंज करोगे p, तो p है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहां पर p क्या है, p की वैल्यू 7 आ गई, तो यहां पर p की वैल्यू है 7। इस इक्वेशन के अंदर p क्या है, p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7। उसने ये बताया है 7 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की एक रूट 7 है, तो अगर एक 7 है तो दूसरी 1 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट 7 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 8। और यहां पर सम ऑफ रूट्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k। x का जो भी कोफिशिएंट है उसका उल्टा साइन, उसका नेगेटिव, माइनस k का नेगेटिव k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस साइन वाले झंझट से भी बचना, दिमाग में कोई भी चीज़ें रटनी नहीं है, दिमाग में सीधा सम क्या होता है, यहाँ पर ये जो भी होता है उसका नेगेटिव होता है, सिंपल। सम ऑफ रूट्स मुझे पता है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल के उसके साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ठीक है भाई, इसके रूट्स इक्वल हैं, एंड 2 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट 2 है इस इक्वेशन का। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, जो भी गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 14, उसमें से एक रूट 2 है तो दूसरा रूट 7 होएगा, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 2 + 7 9 हो गया। और यहाँ पर सम ऑफ रूट्स को क्या रिप्रेजेंट करेगा, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव, यानी कि -a, -a इज इक्वल टू 9, ठीक है सर। जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, इसका सम ऑफ रूट्स है भाई, बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, यानी कि -a, और -a की वैल्यू है 9। जी सर, तो सम ऑफ रूट्स 9 है और दोनों रूट इक्वल हैं, दोनों रूट इक्वल हैं, तो दो चीज़ों का सम 9 है, तो दोनों रूट क्या होगी, 9/2 एंड 9/2। हाँ जी सर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 9/2 इंटू 9/2, यानी कि 4.5 इंटू 4.5। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 5 25, 4 5 20, 20.25, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है b, यानी कि b की वैल्यू क्या है 20.25, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पता लग रहा है। और क्वेश्चन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे पास हर लेवल के हैं, नानी भी याद आ सकती है, बुआ भी, चाची भी, मौसी भी, सब याद आ सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे कि कुछ भी याद ना आए, अपना क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम निकल जाए, बढ़िया रैंक आ जाए, नौकरी लग जाए, हैं, और जल्द से जल्द, बेशक भले ही सिलेबस को आप भूल जाएं, ठीक है। तो रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, रिलेवेंट पढ़ते रहिए। इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, इनकी एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट का क्या मतलब है, एक ऐसी, मतलब यहां पर भी रूट है, मान लो इस इक्वेशन की 2 रूट है, इस इक्वेशन की भी 2 रूट है, तो एक ऐसा नंबर है जो इसकी भी रूट है, इसकी भी रूट है, ठीक। तो देखते हैं क्या होएगा, कहाँ, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी वेरिएबल है नहीं, तो इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सर, 3 है, -3 है। सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है भाई साहब -2, साइन बदलेंगे, तो इस -3 को तोड़ो, 2 नंबर का प्रोडक्ट -3 है, 3 और 1, इसमें से एक नेगेटिव होएगा क्योंकि प्रोडक्ट -3 है, और सम नेगेटिव है तो बड़े वाले को नेगेटिव कर दिया मैंने, सम भी नेगेटिव आ गया और प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, -3 और 1। तो इस इक्वेशन की 2 रूट है -3 और 1, तो इस इक्वेशन, ये जो अपनी इक्वेशन है इसकी एक रूट, इसकी भी 2 रूट है, इस इक्वेशन की 2 रूट है -3 और 1, और इसकी भी 2 रूट है, इसकी भी 2 रूट है। अब इन दोनों की रूट कॉमन है, इन दोनों की एक रूट कॉमन है, तो वो -3 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है यहां पर एक रूट -3 हो, -3 वाली रूट हो कॉमन, या फिर 1 वाली रूट हो कॉमन, तो हमें ये सारे केस लेने पड़ेंगे। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई बात, तो लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, इन्होंने के की वैल्यू पूछी है ना, देखते हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है जी -3,
सम ऑफ रूट्स है -3। अगर -3 वाली रूट कॉमन हुई, अगर मान लो -3 वाली रूट कॉमन है, तो सम ऑफ रूट्स को मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, या फिर यहीं पर लिख देता हूं। अगर -3 वाली रूट कॉमन है तो 2 चीजें हैं जिनका सम -3 है, उनमें से एक -3 है, तो वो 2 चीजें होंगी ये -3 और 0। -3 में से एक चीज पता चल गई तो उसको घटाओगे तभी दूसरी आएगी। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो गए होंगे यार, ये बात सिंपल है। देखो फिर से बताता हूँ। इस इक्वेशन की 2 रूट है -3 और 1। इसी तरह इस इक्वेशन की भी 2 रूट है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। उसने ये बताया है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि वो ये वाली है या ये वाली, नहीं पता। तो अब मुझे ये पता है कि इस इक्वेशन की जो 2 रूट हैं उनका सम है -3। अब हो सकता है इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की जो रूट कॉमन है वो -3 हो, यानी कि -3 यहां पर भी एक रूट बनेगी, यानी कि यहां की 2 रूट में से एक रूट -3 भी होगी। तो अगर मैंने एक रूट -3 ले ली तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम -3 बनता हो और उसमें से एक -3 हो, तो 0। या फिर दूसरे वाला केस लूं, अगर मैं ये मान लूं कि जो कॉमन रूट है वो 1 है, तो -3 सम बन रहा है 2 चीजों का, उनमें से एक 1 है तो दूसरी तो -4 होगी। 2 चीजें हैं जिनका सम -3 है, उसमें से एक तो 1 है तो बाकी -4 होगी। सर आपको कैसे पता चला? -3 में से मैंने 1 घटा दिया, -4। यही काम मैंने यहां पर किया था। जो सम है उसमें से एक रूट घटाऊंगा, दूसरी रूट आ जाएगी। -3 में से मैंने -3 घटा दिया तो 0। मैथमेटिकली बता रहा हूं। अब दूसरी इक्वेशन की अगर -3 वाली रूट कॉमन है तो ये 2 रूट होंगी, अगर 1 वाली रूट कॉमन है तो ये 2 रूट होंगी। तो k की वैल्यू क्या है? k है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। k क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का नेगेटिव। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? 0। k क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -k। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? -k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हुए साइन बदलते हैं कि नहीं? नहीं बदलते। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज इट इज ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाला केस लूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 0, तो -k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। इन्होंने बताया है k का गैर शून्य मान बताओ, ये पूछा है। ये वाला तो नहीं होएगा। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -4, तो -k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू 4। यहां पर मैं -4 भी दे सकता था ऑप्शन में, दिया नहीं बस मैंने, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आए, थोड़े से मान लो क्वाड्रेटिक में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अजीब दिखता हो, तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, क्वाड्रेटिक में आ जाए, अलजेब्रा में आ जाए, कहाँ पर भी आ जाए, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको डर ही ना लगे, और दूसरी ये बात है डर लगे भी तो प्लीज़ डरना मत। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो, पहले राउंड में छोड़ देना, अगले राउंड में डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कवर मैं करके चल रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ों को सोच समझ, ठीक है। वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। बस एग्जामिनर की बात मानते रहो। अगर एक रूट उसने अल्फा मानी है तो दूसरी रूट 1/अल्फा हो गई। हाँ जी सर। तो उसने क्या बताया है आपको? उसने आपको बताया है कि एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है और वो इक्वेशन है ये। तो आपको 2 चीज़ें पता चल रही है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, एक ये रूट है, एक ये रूट है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/b बटे में 1/a, तो -a/b। और दोनों रूट एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर तो मैंने लिखा है सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1, जो कि किसके बराबर होएगा? दिस बटे में दिस, कोफिशिएंट ऑफ दिस बटे में दिस, यानी कि 1/c बटे में 1/a। c बटे a होता है ना वो, ठीक।
ये हो जाएगा a/c। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, a/c इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू c। यहाँ पर मेरे को तो इक्वेशन पता था कि डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट से सोल्व होएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ज़रूरी नहीं है ना इसी से सोल्व होएगा। हो सकता है अल्फा प्लस 1/अल्फा भी यूज़ हो जाए, अल्फा इंटू 1/अल्फा ये भी कंडीशन यूज़ हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए जब वो रूट्स के ऊपर कंडीशन देगा कि रूट्स ऐसी हैं, एक रूट दूसरे की डबल है, a और 2a मान लो, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, a और a स्क्वायर मान लो, a और 1/a मान लो, जब ऐसे बोले तो ऐसे आपने करना है, ठीक है। उसको फॉलो करते रहोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, एक और चीज़ आपको सिखाऊं। अब ये हम स्कूल में सीखते थे, यहाँ पर उसने क्या किया, उसने इसको सोल्व नहीं किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसने ऐसे ब्रेक किया है 2 फैक्टर में। तो ब्रेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये CHSL में पूछा गया इक्वेशन है हाल ही में। तो ब्रेक करेंगे हम, सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट मान रहे थे, इन दोनों का मान रहे थे ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये हो। तो प्रोडक्ट अगर मैं करूँ 4 दूनी 8 और 8 3 24 -24, और सम होगा ये। अब की बार सम के लिए साइन मत बदलना, -5 मत करना। फिर ये क्या बोल रहे हो, सम के लिए साइन बदलते हैं। अगर हमें इसकी रूट्स निकालनी है, मान लो इज इक्वल टू 0 हो और मुझे इसकी रूट्स निकालनी है, तो मैं सम -5 कर दूंगा। मैं यहाँ पर रूट्स नहीं निकाल रहा, जस्ट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 24 को ऐसे तोड़ो कि सम 5 हो, 8 3 24, एक नेगेटिव है। अब सम +5 चाहिए तो बड़े वाला प्लस चाहिए। ऐसे क्यों किया अभी पता लग जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4√3x²। ये जो बीच वाला टर्म है इसको तोड़ना होता है 2 टुकड़ों में, ये हैं वो 2 टुकड़े, प्लस में 8x -3 है। कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ू, उसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट देखकर ऐसे स्प्लिट करना होता है। आगे आ जाएगा -2√3। बस उसने इसको तोड़ रखा है ऐसे 2 हिस्सों में, तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ अभी। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ले लो, जो भी कॉमन निकल रहा है। सर पहले 8x लिखूँ -3x लिखूँ, कुछ भी लिख लो, आंसर निकलेगा। आंसर को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और जो भी कॉमन दिखे वो देख ले लिया करो। 4x कॉमन होएगा तो यहाँ पर आएगा √3x + 2। अब एज इट इज़ यहाँ पर बनेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो √3 कॉमन लूँगा, √3x + 2 ही यहाँ पर बनना चाहिए। तो मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ, मैं कॉमन लूँगा √3, तो ये बन जाएगा √3x + 2, ठीक है। तो √3x + 2 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ से बच गया 4x, यहाँ से बच गया √3। इसी को इक्वेट करना आपने इससे, ठीक है। अब उसने बता रखा है कि जहाँ पर भी ये 2 वाला टर्म है, ये 2 वाला टर्म है, तो उसके साथ वाला ये वाला a है, ax + 2 है, ये a है। उसके अलावा x के साथ वाला b है, ये b है, और ये वाला c है, ये c। a + b + c, a + b + c का हुआ भैया, माइनस नहीं लिए हैं इसलिए उत्तर आएगा नहीं। यहाँ पर -√3 कॉमन लेना, ये लो, ठीक है। तो c की वैल्यू है -√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ 4 आंसर हो जाएगा a + b + c का, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तोड़ोगे जरा, या फिर इसकी रूट्स निकालोगे, इसके सॉल्यूशन निकालोगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k³ के अंदर 8k³ का स्क्वायर + 15k³ -2 = 0। अगर मैं k³ को t मान लूँ, एग्जाम में ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली अगर आपने इसको सोल्व करना है तो 8 दूनी 16 -16, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट -16 है, और उसका सम क्या है, सम है -15। तो -16 को कैसे तोड़ोगे, 16 एकम 16, सम -15 आना चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस कर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक बात फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ रूट्स कि t की क्या वैल्यू है, बिकॉज ये t में क्वाड्रेटिक है, या फिर k³ में क्वाड्रेटिक है, k³ की क्या वैल्यू है।
तो साइन मैंने सम लिया है -15, उसकी रूट्स का सम -15 है। यहाँ पर मैं रूट्स का सम नहीं बोल रहा था, जस्ट इस +5 को तोड़ना है। तो क्या इस +5 को ऐसे तोड़ सकते हो कि -8x और +3x, ये तो -5 को तोड़ने का तरीका हुआ, ना कि +5 को। तो जब आप फैक्टराइज कर रहे हो तो सम का साइन सेम रहने देना, क्योंकि हम उसी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सर रूट्स में अलग क्यों लेते हैं, अभी बता देता हूं। देखो, जब आप फैक्टराइज करके जब मैं रूट्स निकालूंगा तो इज इक्वल टू 0 होएगा। तो √3x इज इक्वल टू √3x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/√3। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो ये साइन बदल जाता है बीच वाला। एक्चुअल में यहाँ पर पॉजिटिव आया तो रूट नेगेटिव है, तो एक्चुअल में सम का साइन इसलिए चेंज होता है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर रहे हो तो साइन को सेम ही रखना भाई। रूट्स निकाल रहे हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ फैक्टराइज में ध्यान रखना कि वो साइन को सेम ही रखना, उसी वैल्यू को तोड़ना, अदरवाइज तो साइन बदलना ही। ठीक है, तो -16 और 1, ओके जी। अब एक्चुअल में ये थोड़ी हैं रूट्स, यहाँ 8 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 8 ये वैल्यू है किसकी, k क्यूब की। तो k³ इज इक्वल टू -2 या फिर 1/8। उसने बोला कि भाई मुझे k का पॉजिटिव मान चाहिए है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू कट गई, k³ इज इक्वल टू 1/8, k इज इक्वल टू 1/2, ये वाला मान चाहिए। इसके लिए उसने k + 1/k पूछा है, यानी कि 2 + 1/2, आंसर इस ऑप्शन है। ओके, क्लियर, दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इतना एनफ है, थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पानी पी के फिर अगला भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगले में मिलते हैं, अब लगे रहो भाई।